तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसी आ चुकी है उसके बारे में, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इस बार केवीएस और एनवीएस दोनों का जो नोटिफिकेशन है वो एक साथ आया है, और सिलेक्शन भी, पूरा प्रोसीजर भी इन दोनों का एक साथ होने वाला है। फाइनल मेरिट में आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, आपको खुद मिलेगा चूज करने को। ठीक है, तो वन बाई वन लेट्स सी कि क्या है, कैसे है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो इस यहाँ पर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट दे रखे हैं इंक्लूडिंग बैकलॉग, यानी जो पहले की वैकेंसी है उनको जोड़ के ये बता रखा है। प्रिंसिपल की वैकेंसी देखें, 68 वैकेंसीज केवीएस में, और केवीएस इनवीएस दोनों की वैकेंसी एक साथ यहाँ पे दिखा रखा है। वाइस प्रिंसिपल, और ये रहे आपके पीजीटी के। पीजीटी में आप देख सकते हैं जैसे फिजिक्स, ये है केवीएस का अलग से, एनवीएस का भी नीचे है। तो जैसे फिजिक्स है उसके 89 वैकेंसीज है। ठीक है, यूआर में ओनली टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं। टोटल आपके पीजीटी में वैकेंसीज यूआर का 615 है। ठीक है, ऐसे ही आपके पीजीटी एनवीएस में भी वैकेंसी दे रखे हैं, और फिर पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज में, और फिर टीजीटी की वैकेंसी दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको, और लाइब्रेरियन की, फिर टीजीटी की, फिर ये टीजीटी इन एनवीएस, वैसे ही पीआरटी। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है कुछ, इनकी वैकेंसी जिनमें देख सकते हैं आप। हालांकि इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। ठीक है, कि अभी क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है अभी हम लोग देखेंगे आगे, क्यों ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी नॉन टीचिंग पोस्ट एनवीएस पे है। एनवीएस में काफ़ी कम है नॉन टीचिंग पोस्ट, हालांकि नॉन टीचिंग पोस्ट बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है। ये कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है, हालांकि ऐसा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नॉर्मल अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे पहला जो है वो है आपका कि एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। दो टाइप के क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एक तो एसेंशियल, और डिजायरेबल मतलब क्या होता है कि जो चाहिए, अगर ये होता तो और अच्छा होता, वैसे टाइप के क्वालिफिकेशन। यानी ये मस्ट नहीं है, ये मस्ट नहीं है, ये बस अगर ऐसा हो गया कि दो लोग सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन को मैच कर रहे हैं, दोनों मेरिट लिस्ट पे हैं, ठीक है, तब उनमें चूज करने के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो हम उन पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, ये जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट में आता है। इसमें क्या रखा है, एम मास्टर्स रखा है, बीएड रखा है, और साथ में आपको एज ए प्रिंसिपल आप काम किए हो किसी भी स्टेट, सेंट्रल, ठीक है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए। तो ये सब क्या है, एक्सपीरियंस वाले पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या रखा है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये होगा तो भी और अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ये सब पोस्ट है आपके प्रिंसिपल के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल में भी क्या है, एक्सपीरियंस मांगा है आपसे कि आप लेवल 12 में पे मैट्रिक्स में आप काम किए हो एज ए प्रिंसिपल, एटलीस्ट आप काम किए हो। ऐसा कुछ ईयर तो नहीं रखा, ईयर नीचे दे रखा है कि केवीएस के लिए वाइस प्रिंसिपल 3 साल, और एनवीएस के लिए वाइस प्रिंसिपल 9 साल, ऐसा कुछ करके दे रखा है, कंबाइंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये अपने पोस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए दे रखा है ऐसे एलिजिबिलिटी कुछ। अब यहाँ से आते हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, वो क्या है, पीजीटी का पोस्ट है आपका। तो पीजीटी में आप अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गया कि कम इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है। ठीक है, जिसमें बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट कंबाइन, हालांकि अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं हुआ कई जगह। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉर्मल मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% रहने चाहिए मार्क्स आपके उस सब्जेक्ट में, मास्टर्स में। और दूसरा जो है, ये तो ये हो गया पहला, और दूसरा कंडीशन क्या है, एंड से जो जुड़ा है वो आपको दूसरा कंडीशन है, इसको भी फुलफिल करना है, इसको भी आपको पूरा करना है। दूसरा क्या है कि आपको बीएड में भी आपका 50%, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और सी जो कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी ये दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, यानी ये भी एक क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या दरकार है कि ये जो मास्टर्स है इसमें क्या क्या कंडीशन है। जैसे इंग्लिश के लिए आपका एक स्पेशल ये है कि इंग्लिश और कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे आपको ये पढ़ा होना चाहिए। पीजीटी में इंग्लिश इन एनवीएस, एनवीएस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका पीजीटी में इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन केवीएस में क्या है, आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें भी आपका होना चाहिए इंग्लिश। ठीक है, लेकिन एनवीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनवीएस में आपका अगर बस पीजी में भी आपका इंग्लिश है तो भी चल जाएगा। ठीक है, पीजीटी हिंदी यानी केवीएस, उसमें क्या है, हिंदी
और फिर एनवीएस में भी वही आपका है कि हिंदी रहेगा आपका पीजी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी चलेगा, लेकिन केवीएस में क्या रखा है कि आपको ग्रेजुएशन में भी कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आपका नॉर्मल हो चुका है। बस ये दो केस थे इंग्लिश और हिंदी का, जिसमें थोड़ा सा ये स्पेशल ये था। बाकी सबका केवीएस एनवीएस का सबका सेम है, किसमें, फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट में। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, हैज स्टडीड कंसर्न एट ग्रेजुएशन लेवल भी आपको पढ़ना होना चाहिए। और ये ऑब्वियस है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल फिजिक्स नहीं पढ़े तो मास्टर्स में फिजिक्स ले भी नहीं सकते। ठीक है, सेम केमिस्ट्री के साथ है, मैथ्स के साथ है, इकोनॉमिक्स के साथ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी सेम ही चीज़ है, सब में बाकी सेम है। अच्छा, ये क्या है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये होता तो और अच्छी बात होती, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये क्या है, अब यहाँ से कुछ अलग सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, इनके लिए क्या है, एमएससी होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप एमटेक में है तो भी चलेगा। ठीक है, सिमिलरली बीएड होना ही चाहिए, ये तो सबके लिए है। फिजिकल एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि क्या है, ये यहाँ पे फिर से डिजायरेबल है तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, ये टीजीटी टीचर्स के लिए हो गया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलेगी, वो क्या है, आ, ठीक है, केवीएस हो गया आपका, केवीएस के लिए ये है और एमवीएस के लिए अलग से ये दे रखा है। ठीक है, हाँ, ये जो नेक्स्ट है वो है आपका बी। बी में क्या दे रखा है कि क्वालिफाइड इन सीटेड पेपर टू, यानी आपको पता है कि टीजीटी की टीचर के लिए आपको पेपर टू में क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि पीजीटी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। पीजीटी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन टीजीटी में ऐसा कंडीशन दे रखा है। ठीक है? और ये तो आपका सब में कॉमन है कि कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। ठीक है, तो ये सीटेट पास करना पेपर टू ये जरूरी है, किसमें, बस टीजीटी में। ठीक है, टीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे यहाँ पर मैथ्स के लिए है, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, इसमें इसमें अगर जिनको डाउट होता है वो एक बार यहाँ से, यहाँ तक, यहाँ काफ़ी साफ से लिखा होता है। स्टेट की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्लियरली नहीं लिखा होता, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, ये सब एग्जैक्टली बहुत ही क्लियर फॉर्मेट में लिखा होता है। ठीक है, ओके। ठीक है, आ, जैसे यहाँ पे अब पोस्ट वाइज डिटेल्स दे रखा है। ठीक है, जैसे इसमें इसके लिए भी क्या है, आपका सीटेड पेपर टू होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं पोस्ट वाइज डिटेल्स, इसमें क्या है, मैथ्स के लिए आपका सबसे पहली बात तो ये रहेगा कि बीएससी अगर आप ऑनर्स फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो आप एलिजिबल नहीं है, वो साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, तो आपका ऐसे ही सारा डाउट खत्म हो जाना चाहिए। मैथ्स आपके क्या होना चाहिए, पूरे 6 सेमेस्टर में, पूरे मतलब तीनों साल आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स या तो 1 साल पढ़े हो या 2 साल, 1 साल पढ़े हो या फिर 2 सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर है तो 2 सेमेस्टर, या अगर ईयर वाइज पढ़ रहे हैं तो 1 साल पूरा फिजिक्स होना चाहिए। और इनमें से केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, यानी जैसे आप फिजिक्स होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, तीसरा क्या हो सकता है, पीएम के, यानी कंप्यूटर साइंस हो सकता है। ठीक है, फिर आपका स्टेटिस्टिक्स पीएमएस हो सकता है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। केमिस्ट्री पीएमसी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स आपका मस्ट है। मैथ्स तो आपको क्या होना चाहिए, आपका तीनों साल होना चाहिए, फिजिक्स 1 साल होना चाहिए, और ये जो है ना, ये 1 साल ये भी होना चाहिए इनमें से कोई। ठीक है, साइंस के लिए आप देख सकते हैं, अगेन साइंस में वही है कि आपका फिजिक्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कहीं भी आपको फिजिक्स नहीं देखने को मिलेगा, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री आपको सबसे डिग्री में दिखेगा। ठीक है, यानी ये जो है ना, ये केवल 2 सेमेस्टर, यानी 1 साल ये होना चाहिए इनमें से कोई भी सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, और सबके साथ उनका कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, ये आप मिला सकते हैं, जैसे BZC का कमीशन बनेगा, यानी जूलॉजी में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका तीनों साल पढ़े होने वाला, और ये केमिस्ट्री, बॉटनी क्या होना चाहिए बाकी। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। अभी देखते हैं दूसरा जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट इधर कुछ, ये तो टीजीटी के सारे पोस्ट हो गए। हाँ, अब स्पेशल एजुकेशन वाले हो गए, ये पीआरटी के लिए हो गया आपका, स्पेशल एजुकेटर के लिए हो गया पीआरटी का। अब ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट है इनके लिए देखिए, नॉन टीचिंग पोस्ट में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट है। ठीक है, इनमें हम देख सकते हैं ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 3 इयर्स आप एज ए सेक्शन ऑफिसर काम किए हो।
ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट, यानी एक्सपीरियंस वाला बात हो गया, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और ये क्या है, असेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी होना ही चाहिए। ठीक है। सिमिलरली फाइनेंस ऑफिसर में भी क्या है, आपको ये सब जो कंडीशन दे रखा है वो होना चाहिए। और असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें भी क्या होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है। एएसओ के लिए भी क्या होना चाहिए आपका, आप यूडीसी एसएससी की तरह काम किए हो मिनिमम 3 ईयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। सिमिलरली जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आप दे रखा है, इसमें कुछ आप देख सकते हैं, सब में स्पेसिफिकली लिख रखा है। एसएससी के लिए भी अगर आप देखें, जिसके सबसे ज़्यादा पोस्ट एसएससी और जेएसए के हैं, तो इनमें अगर आप देखें सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के, इसमें आप देखेंगे बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रवीना यूनिवर्सिटी वर्किंग एज एलईसी मिनिमम 3 ईयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मिनिमम 3 ईयर्स आप काम किए होने चाहिए। ठीक है, तभी ये होगा आपका, यानी गवर्नमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिकली, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट बोला था कि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, इसमें एक है लैब अटेंडेंट, जिसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, आप 10th या 12th पास आउट होना चाहिए। 10th में अगर पास है तो आपको साथ में डिप्लोमा चाहिए, 12th है तो इसमें कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप एलिजिबल है। बाकी हाँ, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे आप सीटेट कब पास कर रहे हैं, कब आपका पास होना चाहिए सीटेट, ये नहीं कि अगर आप फॉर्म भर के पास कर लेंगे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर से पहले सारी चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए हर एग्जाम का। ठीक है। जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो इससे पहले के होने चाहिए। ठीक है। जैसे आपका ओबीसी एनसीएल है, ये कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 1 जनवरी से लेके 4 दिसंबर के बीच का होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच का अगर ओबीसी आपका सर्टिफिकेट बनाए तो वो वैलिड होगा। ठीक है। तो जिनका नहीं बना वो अभी बनवा सकते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम है अभी तो काफ़ी, मतलब फॉर्म भरने से लास्ट डेट से पहले। ठीक है। बाकी ईडब्ल्यू के लिए ऐसे कोई टाइम का तो वो नहीं होता, क्योंकि उनका क्या होता है, वैलिड ईयर के लिए हर साल बनवाना पड़ता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखते हैं अब सिलेक्शन कैसे होना है, एग्जाम कैसे होने वाला है। 2 टीयर का एग्जामिनेशन होगा, और किसी में इंटरव्यू होगा, किसी में क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट किस में होगा, जैसे जेएसए है, ठीक है, एसएसए है, उनमें स्किल टेस्ट होगा। बाकी स्टेनो में स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है हमारे पास मोड ऑफ सिलेक्शन, 2 टीयर में एग्जामिनेशन होगा। पहला क्या होगा आपका रिटेन, और दूसरा क्या होगा इंटरव्यू। तो रिटेन में क्या है, रिटेन में होगा आपके 2 टीयर होंगे, टीयर 1 टीयर 2, फिर उसके बाद क्या होगा इंटरव्यू। 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है। एग्जामिनेशन का 85% वेटेज होगा और इंटरव्यू का 15%। ठीक है, यानी 100 नंबर में से आपका 85 नंबर रिटेन से आप पा सकते हैं, 15 नंबर जो है आपके इंटरव्यू से मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, ये आपके इसके लिए क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब जितने भी टीयर 1 जो है विल बी प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग है, यानी ये बस क्वालिफाइंग होना चाहिए। ठीक है। ये सारे पोस्ट के लिए सेम ही होगा टीयर 1, यानी आप पीजीटी के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो, सबके लिए क्या होगा, ये चीज़ क्या होगा, सेम होगा टीयर 1 एग्जामिनेशन। इसमें क्या है आपका, सबसे पहली बात, इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, यानी सारे जो भी आपका टाइम मिलेगा 2 घंटे का, उसमें आप पहले ये कर रहे हैं या पहले ये वाला सेक्शन कर रहे हैं, ये वाला कोई भी सेक्शन उठा के कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। ठीक है। और यहाँ पे 1/3 क्या होगा, निगेटिव मार्क्स, यानी एक गलत करने पे आपका -1 घट जाएंगे। ठीक है। और 20 क्वेश्चन इसके जनरल रीजनिंग होगा, फिर मैथ होगा, फिर आपका कंप्यूटर होगा, फिर जीके होगा, फिर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन ये आपको चूज करना होगा, जैसे हिंदी और जो कि तमिल, सब जो जितने भी लैंग्वेज, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका पेपर होगा, ये सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये तो एमटीएस के लिए है, एमटीएस के एग्जामिनेशन, उसमें क्या है, ये पेपर है आपका। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपका अ, ये तो टीयर 1 हो गया। टीयर 1 में क्या है, सिलेक्शन होने के बाद, टीयर 1 सेलेक्शन होने के बाद अगर एक पोस्ट के लिए 10 लोग लिए जाएंगे, ठीक है, 1:10 में लिया जाएगा, किसके लिए, टीयर 2 के लिए। ठीक है, टीयर 2 में सेलेक्ट होंगे वो। अब टीयर 2 के बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो टीयर 2 का क्या पैटर्न रहेगा, टीयर 2 का पैटर्न ऐसे रहेगा, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, टिक मारने वाले, ओएमआर होंगे, और ये होगा 10, ये लिखने वाला होगा पेन पेपर डिस्क्रिप्टिव,
यानी टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे आपके। ये जो 60 क्वेश्चन होंगे, ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का 60 नंबर, और ये जो क्वेश्चन होगा ये 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी टोटल 40 नंबर, यानी टोटल पेपर कितना हो जाएगा 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। अब इसमें क्या है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, किसमें, ऑब्जेक्टिव वाले में, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके कितने नंबर घट जाएंगे, -0.25 नंबर घट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे टीयर 2 के बाद 1:3 में लिया जाएगा, यानी अगर एक पोस्ट थे, मानते हैं अगर किसी उसमें 100 पोस्ट हैं, तो आपके इससे 10 गुना यानी 1000 लड़के लिए जाएंगे टीयर 1 में। फिर इनमें से छांट के हम कितने छांट देंगे, छांट के हम 300 लड़कों को रखेंगे, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, यानी 700 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे आपके, 700 बाहर हो जाएंगे आपके टीयर 1 के बाद। 1000 लड़के आएंगे जो कि टीयर 1 देंगे, जितने भी लड़के टीयर 1 देंगे उसमें से 1000 सेलेक्ट करेंगे टीयर 2 देने के लिए, टीयर 2 देंगे उसमें से बाहर कर देंगे 700, 300 लड़के जो होंगे वो इंटरव्यू देंगे, और इनमें से क्या होगा, हम लोग को 100 चूज करना है, ऐसे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्या क्या स्पीड है, टाइपिंग टेस्ट क्या होनी चाहिए, सब दे रखा है। बाकी अब क्या है कि प्रोसेस ऑफ एलोकेशन क्या होगा, इसमें केवीएस और एनवीएस में आपके दोनों के फॉर्म एक साथ आप भर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर पीजीटी फिजिक्स के लिए भर रहे हैं आप, या पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप भर रहे हैं, तो आप दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, एक साथ ही फिल कर सकते हैं, और जितना फीस लगेगा वो सेम ही लगेगा, आगे लिखा भी है। और बाद में आपसे जो आपका फाइनल टीयर 2 में आपका रिजल्ट जब आ गया, टीयर 2 में रिजल्ट जब आ गया आपका, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आप केवीएस में अप्लाई करना चाहते हैं या एनवीएस में। ठीक है, उसके बाद आपको चॉइस मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए, टीयर 2 एंड इंटरव्यू उनसे पूछा जाएगा, स्किल टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू अगर दे देंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद फाइनल मार्क्स जो होगा उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, केवीएस एनवीएस, यानी इससे बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप केवीएस लेना चाहते हैं या एनवीएस लेना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आप फीस देख लेते हैं, फीस काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम देते हैं सबसे लास्ट में, शायद लिखा होगा सबसे लास्ट में, फ़ी डिटेल्स दे रखा है ये है। इसमें दो फीस हैं आपके पास, एक एग्जामिनेशन फ़ी और एक प्रोसेसिंग फ़ी, दोनों ही आपको देना है। अगर आप जनरल या ओबीसी के स्टूडेंट हैं आपको दोनों देना पड़ेगा, एससी एसटी हैं तो आप प्रोसेसिंग फ़ी ही आपको देना पड़ेगा, बस ये आपका फीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के लिए कैंडिडेट्स को केवल प्रोसेसिंग फीस देना होगा। ठीक है, जैसे आपका इधर का है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी के लिए तो 1500 ये और 500 ये, यानी 2000 रुपये आपके टोटल फी देने पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप एस सी एस टी के या पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं तो आपको बस 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये हो गया टोटल आपका कंप्लीट डिटेल्स, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है। बाकी फॉर्म फिलअप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इसका फॉर्म फिलअप करना है, सेंटर्स का क्या सीन है अगली वीडियो में देखेंगे। हालांकि सेंटर्स ऐसा लिखा है कि सेंटर्स हम लोग गारंटी नहीं करते कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपके रिक्वायर्ड उसके अनुसार। ठीक है, प्रेफरेंस का। ठीक है, और पोस्टिंग भी ऐसा वो नहीं है कि पोस्टिंग भी आपका एनीवेयर इन इंडिया कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए भी आप तैयार रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा हर चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ वीडियो जो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फॉर्म फिलअप में क्या वो है, और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं टीयर 1 के लिए, क्योंकि टीयर 1 क्या है सबके लिए कॉमन है, तो टीयर 1 के लिए कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।